नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त होता है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ आ गया हूँ। दोस्तों सभी प्रश्न जो है 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथ ही साथ सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में अगर आपको एग्जाम देना हो तो आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम टुडे एग्जाम है वहां पर निःशुल्क दिया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2022 के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये है गुगली, और गुगली शब्द किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है, तो ये आपका अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? आपके अरविंद केजरीवाल है ना। उपराज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली का। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अनिल बैजल जो है रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अनिल बैजल जो है रिप्लेस हो गया है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं ये विनय कुमार सक्सेना है, ध्यान दीजिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? देखिए सोनल मानसिंह हो, संयुक्ता पनिगृही हो, मैं सब पहले प्रैक्टिस सेट में बताया हूं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछना एसएससी का परम कर्तव्य है। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगृही, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये सब जो है आपके ओडिसी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। तो आपको जो है सोनल मानसिंह किससे संबंधित हो जाएगा? ओडिसी से। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, साथ ही साथ ओडिसी को किस नृत्य शैली में मतलब कोटा में रखा गया है? तो क्लासिकल डांस है ये। ठीक है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह जो है राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरे भाई क्रिकेट ईडन गार्डन ये तो है कोलकाता में, है ना। कोलकाता में है ईडन गार्डन, सब जानते हैं। बहुत ज्यादा क्षमता है इस स्टेडियम की, लेकिन मोटेरा से कम, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम जो है विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है ये भी आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है, और इसका अब नाम भी बदल दिया गया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए जीडी के एग्जाम में 4-5 टॉपिक जो है कॉमन है। 5 ईयर प्लान से आपको क्वेश्चन आ रहा है, फीफा से आपको क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद जो है आपका जो जनगणना होता है इससे क्वेश्चन आ रहा है, जनगणना 2011 से। तो ये सभी बातों को जो है आप मोटा मोटा बांध के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि केरल की पुरुष साक्षरता, मेल साक्षरता कितनी है? देखिए केरल की समग्र साक्षरता की बात करेंगे तो 96.2% है, जो इंडिया में सभी स्टेटों में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये सबसे अधिक साक्षरता और सबसे अधिक जो है सेक्स रेशियो लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। तो यहाँ पर जो है 96.11 जो है आपका पुरुष की साक्षरता है। वहीं महिला की साक्षरता की बात करें तो 84.7 है। ठीक है, तो ये केरल में जो हो गया अलग अलग मेल फीमेल की साक्षरता। अगर संपूर्ण देश की लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.04% है। इसमें सबसे लोएस्ट जो जगह पे बैठे हैं, सबसे नीचे जो बैठे हैं लिटरेसी रेट में, ये है हमारा बिहार। ठीक है, इसके अलावा सबसे हाई कौन हो गया? केरल। सेकेंड लोएस्ट लोअर जो है ये आपका कौन है? आपका राजस्थान। बिहार के बाद राजस्थान का नंबर आता है सबसे कम साक्षरता में। सबसे अधिक साक्षरता आपका जो है बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार है, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक साक्षरता केरल है, सबसे कम साक्षरता बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी जो है आपका जो है बिहार में है। सबसे कम डेंसिटी जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है सबसे कम डेंसिटी। सबसे अधिक जनसंख्या आपका यूपी के अंदर है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम के अंदर है। ये सब बात ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहा है सेम उसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव एक पंचवर्षीय योजना पे फुल पैकेज वीडियो लेकर कल सवेरे तक आने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो जरूर अटेंड कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम देने वाला है तो। इस वीडियो में मैं पंचवर्षीय योजना से जो भी फैक्ट बन सकता है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से सभी को शामिल करूंगा, और जो भी 12 पंचवर्षीय योजना है 12 पंचवर्षीय योजना को एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपका जो है काम
हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे देख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ देख लीजिए मटेरियल। योजना अवधि 1951 से 56, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, हैराट डोमर के मॉडल पे आधारित था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत मानी जाती है, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, राष्ट्रीय आय में कुल 18% की वृद्धि हुई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया था, मैं आपको एक डेमो दिखाया है कि इस प्रकार का वीडियो आने वाला है, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया था? अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, पीसीएस लेवल का प्रश्न इसे कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरली इस प्रकार के प्रश्न जो है ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा करता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, इसके तहत जो कोई भी भारतीय शस्त्र अगर रखता था, हालांकि वर्तमान में भी शस्त्र आप अलीगल तरीके से नहीं रख सकते हो, लेकिन उस समय ये अंग्रेज के द्वारा लगाया गया कानून था कि कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं रखेगा बिना परमिशन का, तो ये लॉर्ड लिटन था लगाने वाला। आपने सुना होगा कि भारत में जो है पत्राचार पर, है ना, यानी मीडिया पे रोक लगा दिया गया था। ये कौन सा एक्ट था? वर्नाकुलर एक्ट। इसमें कहा था कि कोई भी पत्रिका जो है ना ये इंग्लिश में ही छपेगी, यानी स्थानीय लैंग्वेज में छापना मना है भाई, क्योंकि स्थानीय लैंग्वेज में लोग पढ़ के जागरूक हो जाएंगे इसके लिए। लेकिन इसको फिर कौन हटाया? चार्ल्स मेटकॉफ। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न हिंदी से पूछा गया था जिसमें शक्ति ना हो, भाई जिसमें शक्ति ना हो, निर्बल, दुर्बल, कमजोर, निर्मल नहीं, यहाँ निर्बल होना चाहिए भाई, निर्मल तो बहुत सुंदर हो गया, है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन चाहिए जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे चीज उपस्थित होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर के एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई सेल होता है, बहुत सारे सेलों से बनके हमारा कोई जो है एक टिश्यू बनती है, बहुत सारे टिश्यू से बनके जो हमारा कोई एक अंग बनता है, और बहुत सारे अंग से मिलके जो है हमारा बॉडी एक सिस्टम जैसा बना है, ठीक है, हमारा ही नहीं सभी जीव जंतु का। तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके बाद जो होता है आपका लाइसोसोम होता है, उसके बाद आपका गोल्जी बॉडी होता है, ये सब केंद्रक होता है, इसके जो कोशिका द्रव भरे रहते हैं इसके बीच में, ठीक है, तो ये सब रहता है। अब तो हम सेल को ही नहीं देख सकते, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? आप जानते हैं कि जब श्वसन की क्रिया में हमारा जो ऑक्सीजन है ये आपका जब फेफड़ा में पहुंचता है, और फेफड़ा के जो ऐसे बने रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? लंग्स में जो अंदर बने रहते हैं, तो यहाँ पे पहले से हमारा हीमोग्लोबिन आया रहता है, क्योंकि इसमें ब्लड रहता है, और ये जो ऑक्सीजन जाता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया उठा के ले जाता है, अब हीमोग्लोबिन उठा के ले जाता है शरीर के विभिन्न पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो किसे देता है? सेल को देता है। सेल में भी किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बाद में इसे एटीपी का निर्माण करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहती है। इसका बेसिक काम क्या है कि मान लीजिए कहीं चोट लग गया हमको, तो क्या हो जाता है? त्वचा लाल हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे आप अपने आप सही हो गया। वो क्या होता है? लाइसोसोम वहां की मरी गली त्वचा है उसका भक्षण कर लेता है, या साफ सफाई काम करने का काम करता है, जैसे ना फिनाइल जैसे काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है जैसे गैस्ट्रिक जो आपका पित्त होता है ये भी यकृत से स्रावित होता है ना। बहुत सारे चीज यकृत का फंक्शन है, तो इसीलिए इसे केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। यकृत से एक चीज और याद रखिएगा, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो देखिए सोडियम को जो है सूत्र सबसे पहले जानिए, सोडियम का सूत्र Na होता है। इसको डुबा कर रखा जाता है किरोसिन में, क्योंकि जैसे ये हवा के संपर्क में आता है ना तो फवक के जलने लगता है, इसीलिए इसे जो है हवा के संपर्क में रखा जाता है। आपने गाँव घर में जादू करने वाले बाबा को जरूर देखे होंगे, जो पानी पे एक कोई चीज छिड़कता है और पानी पे आग लग जाता है, वो क्या रहता है? सोडियम ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है किरोसिन में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस। तो माचिस की तीली जो है फास्फोरस से ही बनाई जाती है। कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा।
एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, न्यायपालिका का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका न्यायपालिका का प्रावधान। साथ ही साथ मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। पहले कितना होता था? 7। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटा? 1978 में हटा था। कौन सा संविधान संशोधन? अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अभी जो है कितना मौलिक अधिकार है? 6 है। कहाँ पे रखा गया है? भाग 3 में। कौन से आर्टिकल? 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश के शासक कौन थे? प्रथम शासक। भाई प्रथम शासक कहिए या संस्थापक कहिए, दोनों बात तो बराबर हो गया है ना। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए हर्यक वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है। हर्यक वंश के संस्थापक जो है ये आपका बिंबिसार है। बिंबिसार जो है अजात शत्रु के पिताजी हैं। अजात शत्रु के पिताजी है, लेकिन दुर्भाग्य अजात शत्रु ने इसे जो है हत्या करके गद्दी पे बैठा था। ठीक है, फिर अजात शत्रु को भी हत्या करके इसका बेटा बैठा था, तो इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है इतिहास में, हर्यक वंश को। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता, है ना। अब आते हैं हिंदी के सेक्शन में। थोड़ा सा हिंदी में पूछा गया था कमल का पर्यायवाची, तो जलज, पंकज, नीरज। रिपीट क्या प्रश्न है? कल भी पूछा गया था, इसीलिए आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो पत्नी का भार्या हो जाता है, यहाँ गलत स्टाइल में लिखा है, भार्या हो जाता है, अर्धांगिनी हो जाता है ना। प्रियतमा भी हो जाएगा, प्रियतमा भी हो जाता है आपका पत्नी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया था। उन्नति होता है तो इसका उल्टा क्या होता है? अवनति। जैसे उत्थान और पतन है ना, सेम सेंस ये भी देता है। उत्थान और पतन है, वैसे ही उन्नति और अवनति है। भाई कोई ऊपर चढ़ गया तो उन्नति कर रहा है, कोई नीचे गिर गया, घाटा में चला गया, अवनति हो गई। तो ऐसी इसीलिए है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि सीबीएसई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए सीबीएसई का वर्तमान अध्यक्ष जो है ये है आपका विनीत जोशी। विनीत जोशी जो है सीबीएसई जानते हैं ना, अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई, तो उसके अध्यक्ष हैं आपके विनीत जोशी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी फेज 10 एमटीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि वॉलीबॉल में जो नेट होती है, वॉलीबॉल में एक इस प्रकार का जाली लगी होती है और दोनों साइड से जो है 6-6 प्लेयर खेलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं वॉलीबॉल। हाथ से जो है फुटबॉल जैसे बॉल रहता है, इधर से इधर और इधर से इधर मारता रहता है। अब मुझे जो है नहीं खेलने आता है, लेकिन मैं देखा हूं इसीलिए बता रहा हूं। तो इसे वॉलीबॉल कहते हैं। जो नेट होता है ना, ये जमीन से 2.4 मीटर पे जो है टंगा हुआ रहता है, यानी जमीन से इसकी निचला सिरा जो है 2.4 मीटर पे होना चाहिए। अगर लेडीज का आपका जो वॉलीबॉल है तो 2.24 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा वॉलीबॉल की बात आ गई है तो बता देते हैं कि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बेसबॉल में जो है, जो बेसबॉल होता है जो आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसमें 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, फुटबॉल में तो आप जानते ही हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद एक और कौन बच गया? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में होता है आपका 5 खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9 और वॉलीबॉल में 6। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल में 11। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सेकेंड शिफ्ट का 13 जनवरी का एसएससी जीडी में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।